भारत में अंग्रेजों का व्यापार के बहाने आना और छोटे छोटे राज्यों पर हमला करके लगभग 200 साल तक शासन करना, इस बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको उस देश के बारे में बताएंगे जो कभी अंग्रेजों के झांसे में आया ही नहीं और विश्व भर में उनकी वीरता के कारण उन्हें जाना जाता है। जब धीरे धीरे करके भारत के सभी राज्य अंग्रेजों के अधीन होते जा रहे थे, तब मात्र एक देश था जो कभी अंग्रेजों द्वारा कॉलोनाइज नहीं हुआ, जिसने ब्रिटिश अधिपत्य को स्वीकार ही नहीं किया। ये कोई और देश नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अंग्रेज कभी नेपाल पर राज नहीं कर पाए, और नेपाल के गोरखा ने अंग्रेजों को लड़ाई में इस कदर हराया कि दोबारा नेपाल की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई अंग्रेजों की। और अगर दुनिया भर में आज भी आर्मी की बात होती है तो गोरखा का नाम जरूर लिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पालसी के युद्ध में बंगाल के नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगी को हराकर बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, और धीरे धीरे अगले 100 साल के दौरान छल कपट कर पूरे के पूरे भारत पर अपना दबदबा कायम किया। ब्रिटिश के कूटनीति और अत्याचार से नेपाल के शाहवंशी गोरखा के राजा काफी चिंतित थे। उन्हें पता था कि वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटिश सैनिक नेपाल पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए कभी भी हमला कर सकते हैं। इस बात से वे भली भांति अवगत थे। उस वक्त नेपाल में कई राजा हुआ करते थे, सबका अपना अपना राज्य था। सही मायने में देखा जाए तो कई हिस्से में बटा हुआ था नेपाल। शाहवंश के राजा पृथ्वी नारायण शाह भली भांति जानते थे कि नेपाल एक नहीं हुआ तो ब्रिटिश अपना आधिपत्य नेपाल में भी जमा देगा। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के सभी छोटे बड़े राज्यों को जीतकर सब राजाओं को अपने अधीन कर एक सशक्त देश नेपाल का निर्माण किया, और बाद में उन्हें मॉडर्न नेपाल के पिता के रूप में भी जाना जाने लगा। उस समय इंडिया के पास केवल दो प्रमुख शक्तियां थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो छल कपट और अत्याचार के सिवा कुछ भी नहीं जानते थे, और दूसरी ओर नेपाल के वीर गोरखाली आर्मी जो मौत के आगे भी झुकना पसंद नहीं करते थे। दोनों शक्तियों को एक दूसरे के रास्ते में आकर कभी न कभी तो टकराना ही था। कुछ समय बाद 1767 में काठमांडू घाटी के राजा पर गोरखा सैनिक हमला कर देते हैं। काठमांडू घाटी के राजा ने ब्रिटिश से पहले ही संधि कर ली थी। इसी के चलते ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिक को मदद के लिए काठमांडू भेजा। ये पहली बार था जब अंग्रेजों को गोरखाली के सैनिकों का सामना करना पड़ा। गोरखा सैनिक ने अंग्रेजों को इस कदर धूल चटाई कि सभी ब्रिटिश सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए, यहाँ तक कि अपने हथियार भी छोड़ गए। इस लड़ाई में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस समय नेपाल काफी बड़ा हुआ करता था। नेपाल की सीमाएं शिमला, देहरादून सहित कांगड़ा तक, पश्चिम में दार्जिलिंग और सिक्किम सहित पूर्व में तीस्ती नदी तक फैला हुआ था। नेपाल से बुरी तरह हारने के बाद अंग्रेजों ने नेपाल का ख्वाब ही अपने मन से निकाल दिया था। गोरखा के लड़ने की तकनीक ब्रिटिश के लिए बहुत ही अलग थी और गोरखा को उनकी सरजमी पर हराना नामुमकिन था। लेकिन गोरखाली सैनिक की भी अपनी समस्याएं थी। जंग के दौरान न्यूली एक्वायर्ड लैंड से जुटाए गए टैक्स के माध्यम से ही सैनिकों का भुगतान किया जाता था, क्योंकि सैनिकों को उनके नेशन ट्रेजरी से भुगतान नहीं किया जाता था। इसीलिए उन्हें अपने एक्सपेंडिंग रैंक का भुगतान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा भूमि पर अपना आधिपत्य करने की जरूरत होती थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1814 को एंग्लो नेपाली वार की शुरुआत होती है। यह लड़ाई नेपाली साम्राज्य की गोरखाली आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश फोर्सेस के बीच हुई थी। गोरखाली सैनिक ने अवध के ब्रिटिश प्रोटेक्ट स्टेट पर हमला कर दिया, और अब अंग्रेजों के पास युद्ध में गोरखाली सैनिक का सामना करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस युद्ध के शुरुआत में गोरखा ने अपनी वीरता का प्रमाण दिया। अंग्रेजों के लिए यह युद्ध अच्छा नहीं चल रहा था, और इस युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश जनरल की भी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने अपने सभी जनरल को बुलाकर फटकार लगाया और कुछ जनरल्स को उसी टाइम निकाल दिया। अब मात्र एक हाई रैंकिंग जनरल डेविड ऑप्टन लोनी ही बचे थे, जो जंग के लास्ट तक खड़े रह गए थे। अंततः ब्रिटिश आर्मी काफी मशक्कत के बाद इस युद्ध को जीत लेती है। इस युद्ध में ब्रिटिश और गोरखा के काफी सैनिक मारे जाते हैं। ब्रिटिश के एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार होने के बाद भी गोरखा को हराना नामुमकिन था। इस युद्ध को भी गोरखा धोखे के कारण हार जाते हैं। गोरखा सैनिक काफी मात्रा में होने के बाद भी उनके अपने अपने लीडर थे। सभी टुकड़ी के अलग अलग लीडर थे जो उनके कहने पे ही लड़ते थे, और अंग्रेज इस बात को अच्छे से जानते थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और अपना षड्यंत्र रचा। इसी षड्यंत्र के झांसे में आके गोरखा सैनिक की एक बड़ी टुकड़ी गायब हो जाती है, जिस कारण गोरखा को हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एग्रो गोरखा वार नेपाल के लिए अंत था। इस युद्ध में ब्रिटिश और नेपाल
नेपाल के बीच कुछ एग्रीमेंट भी हुए और ब्रिटिश को तिब्बत के साथ बिजनेस करने के लिए रास्ता चाहिए था। इसलिए काठमांडू में ब्रिटिश को बिजनेस के लिए लैंड दिया गया। यहाँ से ब्रिटिश नेपाल पर निगरानी भी रखते थे कि नेपाल फिर से अपनी आर्मी को स्टेब्लिश न कर ले, क्योंकि अंग्रेजों ने युद्ध में इन लोगों की बहादुरी को तो देखा ही था। इसी कारण ब्रिटिश ने गोरखा को अपने आर्मी में भी भर्ती करना शुरू किया और आगे चलकर गोरखा सैनिकों के बलबूते पर ब्रिटिश ने काफी युद्ध भी जीते। सुंगोली की संधि में हस्ताक्षर करके अंग्रेज को वो मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और शायद उन्हें नेपाल से इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि नेपाल को कॉलोनाइजेशन बनाने का सवाल कभी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इससे कंडीशन और भी खराब हो सकती थी। इसके अलावा कॉलोनाइजेशन में काफी ज्यादा जिम्मेदारी भी शामिल है। बिना किसी जिम्मेदारी के नेशन के रिसोर्सेज पर अंग्रेजों का राज था और नेशन के रिसोर्स उनके पास थे। उन्हें नेपाल में किसी भी कार्य के लिए किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, क्या आप जानते हो नेपाल को एक करने वाला राजा पृथ्वी नारायण शाह को गोरखनाथ का श्राप भी मिला था, जिस कारण शाह वंश का अंत हुआ। अगर आप चाहते हो राजा पृथ्वी नारायण शाह की बायोग्राफी पर वीडियो देखना तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।